हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में sp2 संकरण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप जानते हो कि sp2 संकरण में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, जिन्हें हम प्राय px और py से डिनोट करेंगे। इन दो p ऑर्बिटल और इस s ऑर्बिटल से हमको तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और उन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनके वेव फंक्शन रेस्पेक्टिवली psi1, psi2 और psi3 द्वारा दर्शाए जाएंगे। इन sp2 hybridization, one s orbital and two p orbitals, namely px and py orbitals, combine together to form three new hybrid orbitals, which are known as sp2 hybrid orbitals, whose wave functions are denoted by psi1, psi2 and psi3। तो psi1 हमने इस तरह से लिख रखा है, देखिए a1 phi s प्लस b1 phi px प्लस c1 phi py। यहाँ पर a1 अगेन वही कोफिशिएंट है जो पहले हमने sp के लिए लिया था। s कक्षक का s ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है, s ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का जो कोफिशिएंट है वो a1 है। px के ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का जो कोफिशिएंट है वो b1 है, और इसी तरह से py का कोफिशिएंट जो है वो c1 है। और psi2 में इन सभी कोफिशिएंट्स को हम a1 की बजाय a2, b1 की बजाय b2 और c1 की बजाय c2 से रिप्लेस कर देंगे। और psi3 के लिए a3, b3 और c3 लिखा जाएगा, phi s, phi px और phi py के लिए। तो इस तरह से अब हमारा काम यही रहेगा जैसे पहले किया था, सभी एज a1, a2, a3 तथा सभी बीज b1, b2, b3 और c1, c2, c3 के मान ज्ञात करना और इनको इसमें पुट कर देना, और इस तरह से हमें वेव फंक्शन मिल जाएंगे। तो पहला स्टेप है, s कक्षक गोलाकार सममिति का होने के कारण सभी संकृत कक्षकों में बराबर का योगदान करता है। सिंस s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, सो इट कंट्रीब्यूट्स इक्वली इन ऑल द थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अर्थात इनके जो योगदान है a1 स्क्वायर, उधर a2 स्क्वायर और इधर a3 स्क्वायर, ये बराबर बराबर होंगे। और क्योंकि इनका जोड़ 1 होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का जोड़ हमेशा 1 होगा, क्योंकि प्रायिकताओं का जोड़ 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। ये अंडर रूट जो है वो कैंसिल कर रखा है यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये 1/3 है, ना कि 1/√3। ओके, तो ये तो स्क्वायर हो गया। तो इस हिसाब से a1, a2 व a3 की वैल्यू 1/√3 आ जाती हैं। तो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज ऑफ a1, a2 एंड a3 इन ए सिंगल स्ट्रोक। एक ही साथ हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल दी और वो आ रही हैं 1/√3। अब बाकी के कोफिशिएंट निकालने हैं, तो उसके लिए अगेन वही इस तरह का अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि किसी एक ऑर्बिटल को psi1 को x अक्ष पर डाल देंगे। तो x अक्ष पर डालने का फ़ायदा ये होगा कि उसमें px और py के जो कोफिशिएंट हैं, जो कि हमने b1 x अक्ष पर डालने का मतलब उसमें py ऑर्बिटल के जो कोफिशिएंट है जो कि c1 है psi1 में, वो शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि ये psi1 को x अक्ष पर मान लिया जाए तो उसका py ऑर्बिटल का, मेरा मतलब है, कोई योगदान इसमें नहीं होगा। तो c1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब इसलिए यहाँ पर c1 को यहाँ पे 0 पुट कर दिया गया है। अब रह गया केवल b1 की वैल्यू निकालने के लिए। b1 की वैल्यू मिल जाए तो psi1 का पूरा वैल्यू मिल जाएगा अपने को। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि psi1 प्रसामान्यीकृत है, psi1 इज नॉर्मलाइज्ड। जब नॉर्मलाइज की कंडीशन लगाते हैं psi1 स्क्वायर डी टाउ इंटीग्रेटेड फ्रॉम द एंटायर रेंज -∞ टू +∞ इज इक्वल टू 1, तो हम ये पाते हैं, ये आपको बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है। जब भी नॉर्मलाइज्ड हो तो हॉरिजेंटली जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर हमेशा 1 होगा। दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का जो सम है वो 1 रखना है। ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है, ये हमने sp के लिए प्रूव करी थी। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 1 था।
उसी हिसाब से चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। a1² प्लस b1² प्लस c1² इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन लगाते हैं तो ये रिजल्ट आता है, आप सीधे इसको लिखेंगे। अब a1² की वैल्यू अभी अभी निकाली थी 1/3, b1² को निकालना है, और c1 अभी अभी बताया क्योंकि एक्स अक्ष पे ये साई1 है तो इसका कंट्रीब्यूशन py का 0 होने की वजह से c1 को 0 कर दिया था। तो कहने का मतलब है b1² की वैल्यू 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 हो जाएगी, और b1 की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, कितनी है, √2/3। ओके, तो a1 मिल गया, b1 मिल गया, c1 हमने 0 कर दिया, तो साई1 तो पूरा मिल गया है। अब रह गए साई2 और साई3, किस तरह से प्रोसीड करते हैं देखिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमने इस तरह से कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब है अब आगे बढ़ते हैं ताकि साई2 के सभी कोफिशिएंट मिल जाएं। अपने को अभी a2 की वैल्यू ही मिली है। अब साई1 और साई2 को परस्पर लंबकोणीय करते हैं। ये परस्पर लंबकोणीय का मतलब है साई1 एंड साई2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो इंटीग्रेशन ऑफ साई1 इंटू साई2 ओवर द एंटायर रेंज ऑफ -∞ टू +∞ इज इक्वल टू 0 होगा। तो आपको ये भी पता होगा जब हम लंबकोणीय की कंडीशन लगाते हैं तो इनके जो ये वर्टिकली जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं उनका जो मल्टीपल है वो आपको 0 करना होता है। अर्थात इधर a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, c1 इंटू c2, इनका जो जोड़ है वो 0 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि c1 पहले ही 0 रख रखा है तो इसलिए ये टर्म अब नहीं आएगी, तो केवल b2 ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ये a1 a2 प्लस, वापस आ गए हैं उसको इस पॉइंट पर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि c1 0 है तो ये c वाली टर्म वेनिश हो जाएगी, तो ये a1 a2 1/3 हो जाएगा। और b1 की वैल्यू अभी अभी निकाली थी √2/√3, और b2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिल रहा है √2/√3, b2 इज इक्वल टू -1/3, b2 की इज इक्वल टू -1/3 √3/√2, तो ये आ जाता है -1/√6। तो अब जरा देखिए हमने b2 की भी वैल्यू निकाल दी। साई2 में a2 पहले निकल चुका, b2 अब निकाल लिया, अब रह गया c2। अब c2 किस तरह से निकालना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है। c2 को निकालने के लिए अब साई2 को प्रसामान्यीकृत की कंडीशन लगा देते हैं। साई2 प्रसामान्यीकृत है, साई2 इज नॉर्मलाइज्ड। तो जैसे मैंने कहा था नॉर्मलाइज्ड में जो हॉरिजॉन्टल जो कोफिशिएंट्स होते हैं, मेरा मतलब है उसमें जो ये थे ये वाले, इनका जो समय वो आपको 1 रखना होता है। a2² प्लस b2² प्लस c2² इज इक्वल टू 1 करेंगे, क्योंकि a2 और b2 की वैल्यू हमें पता है तो c2 की वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। ये इसलिए ये स्ट्रेटजी अपनाइए कि पहले ऑर्थोगोनल कर दिया ताकि हमें b2 की वैल्यू मिल जाती। अब c2 के लिए हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे ताकि ये केवल c2 ही अननोन रह जाएगा। सो ये था भाई साई2 इज नॉर्मलाइज्ड, यहाँ पे हमने छोड़ा था अभी अभी, यहाँ से साई2 इज नॉर्मलाइज्ड का मतलब है साई2 स्क्वायर है, ये स्क्वायर लिखा नहीं गया है, भूल गए हैं, ये साई2² डी टाउ इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू -∞, अर्थात a2² प्लस b2² प्लस c2² की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब a2² तो 1/3 कर दिया था और b2² 1/√3 का स्क्वायर होगा, तो ये 1/√6 है। ये थोड़ा सा फेंट था इसलिए बोलने में, ये 1/√6 माइनस है तो भी कोई बात नहीं, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस c2² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/6 प्लस c2² इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से c2 की वैल्यू अर्थात c2² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 हो जाएगी। और c2 की वैल्यू अभी आपको इस तरह से पॉजिटिव में ही लेनी है ताकि नेक्स्ट जो वैल्यू है वो नेगेटिव अपने आप हो जाती है, इसलिए पहली बार हम किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव ही लेते हैं। c2 की वैल्यू इस तरह से 1/√2 हो गई। तो अब हमको एक तरह से साई2 के सारे कोफिशिएंट तीनों के तीनों मिल गए हैं, a2 b2 और c2। रहा है अब साई3। अब साई3 में हमने a3 तो पहले ही बता दिया था, b3 और c3 रह जाते हैं। b3 की वैल्यू ऐसे ही मिलेगी जैसे b2 की मिली थी, बिल्कुल वही मिलेगी और आप देख भी सकते हो। और उसके लिए वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने b2 के लिए लगाई थी। क्या कंडीशन है वो, साई1 साई3 डी टाउ
इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो साई 1 साई 3 जब हम इसको लंबकोणीय है, ये ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन ही लगाई है साई 1 और साई 3 पर। और अब आप देख सकते हो साई 1 साई 3 को यहाँ मैंने कहा जब ऑर्थोगोनल हो तो वर्टिकल जो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। A1 इंटू A3 प्लस B1 इंटू B3 प्लस C1 इंटू C3, इनका जो मल्टीपल है, इनका जो जोड़ होगा मल्टीपल्स का, वो 0 करना है। यहाँ पे साई 2 और साई 3 का ऑर्थोगोनल नहीं लिया है। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हमारा अभी जो इंटरेस्ट है वो B3 निकालने का है। तो यदि ऐसा कर साई 2 साई 3 को लेते तो हमारे पास C2 और ये C3 की वैल्यू नहीं मिल पाती। ओके, कोई बात नहीं। ये साई 1 और साई 3 को हमने यहाँ पे लंबकोणीय लिया है, तो B3 की वैल्यू -1/√6 बिल्कुल ऐसे ही आ गई जैसे कि B2 की वैल्यू थी। तो B2 और B3 तो आइडेंटिकली मिलेंगे दो, क्योंकि जैसे साई 2 ऑर्थोगोनल था साई 1 से, ऐसे ही साई 3 भी है। ओके, B3 भी मिल गया और रह गया C3। C3 निकालने के लिए साई 2 साई 3 को अब आप परस्पर लंबकोणीय अर्थात ऑर्थोगोनल कह सकते हो। साई 2 एंड साई 3 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो उसके लिए साई 2 साई 3 ये कंडीशन लगाएंगे, साई 2 साई 3 इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उस केस में देखिए वही आपको लंबकोणीय में तो वर्टिकल जो कोएफिशिएंट है A2 इंटू A3 B2 B3 प्लस C2 C3, इनका जो मल्टीपल का जो जोड़ है वो 0 करेंगे। केवल C3 की वैल्यू अब यहाँ पे अननोन है, वो अपने को अब यहाँ पे आ जाएगी। तो वापस मैं वहीं पे आ रहा हूँ, साई 3 को नॉर्मलाइज्ड जहाँ पे छोड़ा था। यहाँ पे सॉरी साई 2 और साई 3 परस्पर लंबकोणीय यहीं पे छोड़ा था हमने। और उस केस में A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। A2 A3 1/3 है, B2 B3 को 1/√6 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और C2 की वैल्यू 1/√2 निकाल चुके थे, और C3 की वैल्यू हमें इस तरह से सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये माइनस ऑफ ये बन जाती है -1/√2। तो फाइनली हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 तथा A3 B3 और C3 तीनों वेव फंक्शंस के सभी कोएफिशिएंट निकाल लिए और उनको रिप्लेस करते हैं। तो साई 1 की वैल्यू 1/√3 5s प्लस 1/√2 प्लस /√3 5px इस तरह से आ जाती है। ये मिल गई पूरी। इसी तरह से साई 2 की वैल्यू आप देखिए 1/√3 5s अभी निकाला था। A1 A2 A3 तीनों के मान एक जैसे बताए थे, उनको पुट कर रहे हैं केवल 1/√3 5s माइनस 1/√6 5px प्लस 1/√2 5py। और इसी तरह से साई 3 की वैल्यू 1/√3 5s माइनस 1/√6 5px माइनस 1/√2 5py इस तरह से हो जाएगी। तो ये वेव फंक्शन निकाले हैं। यदि केवल आपसे वेव फंक्शन पूछे जाएं तो वेव फंक्शन के रिजल्ट आपको लिख कर आने हैं। यदि कोण पूछा जाए तभी कोण की वैल्यू निकालनी है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा कि विभिन्न sp2 कक्षकों के मध्य एंगल या कोण कैसे निकाला जाए, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे पहले भी किया था sp ऑर्बिटल में, हमने पहले कक्षक साई 1 को x अक्ष पर डाल दिया था। यहाँ पर भी हमने साई 1 को x अक्ष पर ही मान रहे हैं, जैसे लिखा गया है साई 1 ऑर्बिटल इज ऑन द x एक्सिस, ये यहाँ पे माना गया है। तो हमने इसको तो मान रखा है x अक्ष पे, क्योंकि किसी एक कक्षक को किसी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम x अक्ष पे मान सकते हैं। और जानना चाहेंगे कि साई 2 अर्थात दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अर्थात एंगल उसके विद रेस्पेक्ट टू कितना होगा। तो साई 2 की वैल्यू क्योंकि अभी डिराइव करी थी 1/√3 5s माइनस 1/√6 5px प्लस 1/√2 5py है। 5s की वैल्यू 1/4π है, ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स में हमने डिस्कस किया था। 5px की वैल्यू 3/4π sin थीटा cos फाई है।
और 5py की वैल्यू 3/4 अंडर द रूट साइन थीटा साइन फाई है। साइन थीटा और फाई पोलर कोऑर्डिनेट्स में पहली बार हमने आपको बताए थे, और ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स में हमने आपको इनके मान बताए थे 5px 5py के। अब क्योंकि ये जो ऑर्बिटल हैं, तीनों के तीनों ऑर्बिटल किसी एक प्लेन में हैं, और उस प्लेन को हमने एक्स वाई प्लेन माना हुआ है क्योंकि एक्स ऑर्बिटल और वाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे। एक्स वाई प्लेन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, और साइन 90 मीन्स 1 हो जाएगा। तो ये टर्म रिड्यूस होकर के साइन थीटा 1 करते हैं, तो 5px की वैल्यू 3/4 अंडर द रूट कॉस फाई होगी। इसी तरह से 5py की वैल्यू 3/4 अंडर रूट साइन फाई हो जाएगी। तो साई 2 की वैल्यू चेंज होकर के 1/√3 1/4 अंडर रूट, जो कि 5s की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 1/√6, और 5px की वैल्यू अभी अभी बता रहे थे आपको 3/4 अंडर द रूट इंटू कॉस फाई हो जाएगी, प्लस 1/√2, ये py की है, 3/4 अंडर रूट साइन फाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो फाई है ये वो एंगल है जो हमने स्फेरिक पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिया था, जबकि अभी अभी शुरुआत में जब संकरण का डिस्कशन कर रहे थे तो यही सिंबल फाई हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए यूज़ किया था। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना प्लीज़, ये एंगल है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में जो ये इसकी बात मैं कर रहा था, ये जो है फाई, ये दीज फाई दे आर ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, सो दिस अनफॉर्चुनेटली सिंबल वही है, लेकिन इस तरह से। ओके, तो साई 2 की वैल्यू ये आ गई है, ये जो थीटा और फाई में थीटा को वेनिश कर दिया है, थीटा 90 डिग्री को साइन थीटा 1 होने की वजह से, तो साई 2 की वैल्यू आपको ये बन जाती है जो अभी बता रहे थे। साई 2 यहाँ तक हमने कर दिया था, साई 2 इज इक्वल टू दिस। अब क्योंकि हम ये जानना चाहते कि कौन सा वो एंगल है जिस पर वो ओरिएंटेड है, तो एंगल फाई के विद रिस्पेक्ट टू फाई के विद रिस्पेक्ट टू साई 2 का डिफरेंशिएशन लेना है, और मैक्सिमा के लिए ये वैल्यू 0 रखनी होगी। तो डी साई 2 बाई डी फाई की वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है फर्स्ट टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये जो दूसरी टर्म है माइनस 1/√6 3/4 अंडर रूट इंटू कॉस फाई, तो कॉस फाई का साइन फाई हो जाएगा, थोड़ा फेंट है ये, विद माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया गया है। ओके, उसके बाद 1/√2 3/4 का अंडर रूट साइन फाई का कॉस फाई होता है विद पॉजिटिव साइन, ये हो गया डी साई 2 बाई डी फाई, और ये आपको 0 के बराबर पुट करना होगा। तो इसमें सब कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये साइन फाई 1/√6 3/4 अंडर रूट को कॉमन कर लिया है, इसको कैंसिल कर दिया गया दोनों तरफ, दोनों टर्म्स में। तो 1/√6 साइन फाई प्लस 1/√2 कॉस फाई इज इक्वल टू 0, दैट इज 1/√6 साइन फाई इज इक्वल टू माइनस 1/√2 कॉस फाई, और इस कॉस फाई को इधर ले आते हैं तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई टेंजेंट फाई हो जाएगा, और इसको हम इधर ले आते हैं तो ये 1/√2 और √6 ऊपर हो जाएगा, तो ये आपका -√3 आ जाता है। साइन फाई इज इक्वल टू -√3, तो फाई की वैल्यू 120 डिग्री हो जाती है, क्योंकि टेंजेंट 120 माइनस √3 ही होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें हमने आपको वेव फंक्शन, जो 3 वेव फंक्शन बनते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के, वो भी बता दिए, और जो एंगल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के मध्य 120 डिग्री, वो भी आपको समझा दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।